हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों वाटर यानी जल, ऑप्शन बी है ग्लास यानी कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी है दोस्तों क्ले यानी कि मिट्टी। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, आपको एक नोटबुक पे 20 तक काउंटिंग लिख लेनी है, और मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। और लास्ट में दोस्तों आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले ही आते थे जो आपके सही हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, और इनसे रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आप तक पहुँचाई जाती है। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं आपके लिए कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, जो मिट्टी है, मिट्टी यानी क्ले, इसका यूज़ हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता। ऑप्शन डी आपका सबका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, द इमेज फाउंड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों, एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के द्वारा इमेज बनाई गई, बिंब बनाया गया, जो कि कैसा बना, आभासी बना, ठीक है ना। प्रतिबिंब बना, किसी बिंब का आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है और बड़ी है। तो वस्तु की स्थिति आपको बतानी है कहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी होगी, ठीक है ना। दोस्तों, पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अवतल दर्पण की बात की गई है, ठीक है ना। कनकेव मिरर, आपको पता है दोस्तों, कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, वास्तविक और यहाँ पे इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन एक ही केस ऐसा है जब दोस्तों कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वो कब बनती है दोस्तों, जब इमेज फोकस, ये मान लो फोकस है और ये सेंटर है, फोकस और इसके पोल के बीच में होगी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ये तो नहीं होगा। सेंटर पे तो बराबर बनती है सेम साइज की, और केंद्र से परे दोस्तों छोटी साइज की बनती है और रियल बनती है। यहाँ पे दोस्तों दर्पण के ध्रुव, यानी कि जो दर्पण का ध्रुव होगा, यानी कि जो आपका पोल होगा मिरर का, वो और फोकस, इन दोनों के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दोस्तों इरेक्ट इमेज आपकी बनती है, वर्चुअल इमेज आपकी बनती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। यानी जो मानव नेत्र अभिलित्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। दोस्तों, आपको पता है जो हमारी आंख में लेंस होता है, उसकी क्या खासियत है, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। अगर हमें पास का देखना है, दूर का देखना है, उसके हिसाब से उसकी जो हमारा आई लेंस है, वो अपनी फोकस जो लेंथ होती है, उसकी फोकल लेंथ है, उसको चेंज करके अलग अलग जगह पे फोकस कर सकते हैं। और इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द ह्यूमन आई फॉर्म्स ए इमेज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स डैश। यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना। इमेज बनती है दोस्तों रेटिना पे, दृष्टि पटल पे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कोई बिंब है, उसका हमें वास्तविक और उसी साइज का दोस्तों प्रतिबिंब चाहिए। तो ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे। दोस्तों, उत्तल लेंस की बात की गई है। उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे हम बिंब को रखें, ताकि उस बिंब का जो प्रतिबिंब बने, उस जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी, उसकी जो इमेज बने वो रियल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज, और उसी साइज की होनी चाहिए।
तो आपको पता है दोस्तों सेम साइज़ की इमेज तब बनती है जब हम यहाँ पे अगर मिरर की बात करें तो सेंटर पे रखते हैं, और अगर हम लेंस की बात करते हैं तो सेंटर को यहाँ पे 2f बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2f पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2f पे ही दोस्तों क्या बनती है? इमेज बनती है ना। कन्वेक्स लेंस में वो भी सेम साइज़ की नीचे बनती है उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ पे 2f आएगा। 2f यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर द ट्वाइस वो फोकल लेंथ बी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है आप सबका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio of R by R dash is। यानी दोस्तों क्या कहा गया है, एक टुकड़ा था दोस्तों तार का, उसके रेजिस्टेंस प्रतिरोध था R, उसको 5 बराबर भागों में काटा गया। मान लो एक टुकड़ा था, इसको 5 बराबर भागों में काट दिया। अब जो 5 भाग हैं 3 4 5, इनको दोस्तों क्या किया गया, इस प्रकार से पैरेलल में लगा दिया गया। किस में लगा दिया गया? पैरेलल में, ठीक है ना। अब जो पैरेलल में लगे दोस्तों, इनकी जो रेजिस्टेंस बनी नहीं वो बनी R डैश, और पहले रेजिस्टेंस थी R। अब आपको R और R डैश का रेशियो बताना है कितना होगा, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, पहले वाली रेजिस्टेंस कितनी थी? R थी। अब जो नई रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी R डैश। अब ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये लगे दोस्तों पैरेलल में। अब इनकी रेजिस्टेंस निकालनी है। अब पहली बात तो दोस्तों, अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस R थी, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो R/5 हो जाएगी। क्योंकि लेंथ को जितना आप कम करोगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है दोस्तों आपको पता है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर 5 भागों में बांटिए तो R/5 हो जाएगी। अब इसकी भी R/5, इसकी भी, सभी की R/5 है। रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R डैश की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि समांतर में आपको पता है 1/R डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे R/5 का हो जाएगा 5/R प्लस 5/R, ऐसे कर करके 5 टाइम्स आएगा 5/R। तो 5/R इसको जोड़ेंगे तो 25 डिवाइड बाई R डैश बनेगा, 25 डिवाइड बाई R बनेगा, ये रेजिस्टेंस आएगी। उल्टा करेंगे इसको तो R डैश की वैल्यू आएगी यहाँ पे, या R डैश की वैल्यू भी क्या निकालनी, जो ये R है इसको यहाँ पे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले जाओ, तो R/R डैश आ जाएगा 25/1 यानी कि 25। तो रेशियो कितना आ गया, यही हमें निकालना था, R/R डैश 25 आ जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, CHS एग्जाम में पहले आ चुका है दोस्तों। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आपका CHS का क्लास 11th का है, नवोदय का क्लास 11th का एग्जाम है, उसमें दोस्तों 11th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है ना। उसमें साइंस, मैथ, सामाजिक, जीके हो गया, है ना, इंग्लिश, हिंदी, सभी के दोस्तों वीडियो है। तो आपको वो दोस्तों जो यूट्यूब का आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है ना, उसमें मिल जाएगी। तो उसमें मैंने CHS की भी कुछ वीडियो डाली हुई है, अगर आप नवोदय की तैयारी करें तो उनको भी देख लेना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार नवोदय वाले CHS वाले इसमें ऐड कर देते हैं। 9th वाले में ऐसे किया था, तो 11th वाले में भी ऐसे कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों उन वीडियो को भी देख लेना CHS वाली, ताकि आपका बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और CHS में पहले आ चुका है। इसने कहा है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको कौन सा यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता, वो आपको बताना है। दोस्तों पावर का फॉर्मूला होता है VI, ये तो आपको पता है VI, तो VI है। अगर मैं V को दोस्तों IR में बदल देता हूँ, क्योंकि V = IR भी होता है, तो जब मैं इसको IR बदलूंगा तो I × I, तो I² R बन जाएगा। इसका मतलब I² R भी है, ठीक है ना, इसका मतलब दोस्तों I² R भी है। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारा बना VI, ठीक है ना, क्या बना VI। अगर मैं I को V/R कर दूं, क्योंकि I का फॉर्मूला V/R भी होता है, अगर V = IR है तो I हो जाएगा V/R, तो V × V का स्क्वायर बाई R आ जाएगा, यानी कि चौथे वाला बनेगा। लेकिन जो B वाला है दोस्तों, आपका B वाला यानी कि IR², ये नहीं बनेगा पावर का फॉर्मूला, तो B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ क्या होगी दोस्तों, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, तो वो किस टाइप से होगी वो आपको बताना है, ठीक है ना। दोस्तों आपको पता है जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है, जो लॉन्ग जिसमें करंट होता है, उसके जो चारों तरफ दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है, सर्कल में होती है, ठीक है ना। और जो वायर होती है उसका सेंटर होता है, इस हिसाब से होती है। तो अगर आप देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, है ना, किसके लंबवत होती हैं, वायर के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो नहीं होती, ये वाला तो गलत है। ना ही पैरेलल होती है, ये भी गलत है। अरिया होती है,
और उद्भव तार से होता है, यानी कि तार से निकल रही होती है, रेडियल होती है लेकिन और तार से निकल रही होती है, तो ये भी गलत है, तार से नहीं निकलती, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, जो फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं और उनका जो सेंटर है वो वायर होता है, तो डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। ईएमआई क्या है, जो ये फिनोमिना है क्या होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, तो ये नहीं होती, ठीक है ना। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू दी कोयल, कोयल में करंट पास की और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये भी नहीं होता, ठीक है ना, इसको भी नहीं बोलते विद्युत। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि यहाँ पे मैग्नेट की वजह से, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो दोनों नहीं होंगे, है ना, पहले में आवेश, पहला वस्तु का आवेश करने वाला है। तीसरा क्या है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कोयल ड्यू टू रिलेटिव मोशन विद मैग्नेट एंड कोयल, यानी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। दोस्तों आपको पता है, एक कुंडली जब आप लेते हो और कुंडली और एक चुंबक लिया, तो इनके बीच में जब आप रिलेटिव मोशन करते हो, यानी कि कुंडली को रखा और या तो कुंडली को एक जगह रखा और जो चुंबक है उसको मूव करवाया, ये चुंबक को एक जगह रखा, कुंडली को मूव करवाया, ये दोनों को रिलेटिवली मूव करवाया, तो उससे दोस्तों कुंडली में क्या है, करंट आ जाता है, ठीक है ना, विद्युत धारा यहाँ पे मतलब क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमिना को, इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो सोलेनोइड है दोस्तों, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है, तो सभी पॉइंट पे बराबर होता है, आपको पता होगा सभी पॉइंट पे बराबर होता है, जीरो तो नहीं होता, सिरे की ओर जाने से घटता बढ़ता नहीं है, सभी जगह सेम होता है, तो डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, बायोमास एनर्जी सोर्स के बारे में आपको बताना है, वुड भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए कैसा लेंस यूज किया जाता है, तो आपको पता है दोस्तों बहुत ईजी है, प्रेस बायोपिया में दोस्तों बायफोकल लेंथ होता है, ठीक है ना, ऊपर यहाँ पे आपको पता है कनकेव होता है और नीचे क्या होता है, कन्वेक्स, ऊपर दूर की जो चीज़ें उनको देखने के लिए और नीचे पास वाली जो चीज़ें उनको देखने के लिए, तो बायफोकल लेंस होता है, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, A ray of light passes from a medium X to another medium Y. No refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium Y at angle of dash. तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, प्रकाश की एक किरण है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, ये मीडियम X है और ये मीडियम Y है, तो प्रकाश की किरण है दोस्तों वो X मीडियम से Y की तरफ गई, X मीडियम से कहाँ गई, Y की तरफ गई, और कोई भी परिवर्तन नहीं इसमें नहीं हुआ, अपवर्तन नहीं हुआ, अपवर्तन का अंदर बेंड नहीं हुई, सीधी चली गई। तो ऐसा कब होता है, जब मीडियम और इसके बीच में कितना कोण होगा, 90 डिग्री। आपको पता है अगर किसी भी लाइन को, किसी भी लाइट को अगर आप परपेंडिकुलरली डालोगे, किसी भी मान लो इसको ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे एयर मान लो, ठीक है ना, ग्लास स्लैब पे परपेंडिकुलरली डालिए, तो जब ये एयर से ग्लास स्लैब में गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली ये इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो 90 डिग्री आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना इज यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रक्षेपण है जो, इसमें किस प्रकाशीय घटना का इस्तेमाल होता है, किस ऑप्टिकल फिनोमिना का यूज होता है मूवी प्रोजेक्टर में। दोस्तों जो मूवी प्रोजेक्टर है उसमें क्या होता है, एक फिनोमिना होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि की अवस्थिति, दृष्टि की अभिनिवेश, इस फिनोमिना का उसमें दोस्तों क्या है, इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है दोस्तों, जो हमारी आई है वो दोस्तों 10 से 12, अगर आप 1 सेकंड में 10 से 12 जो पिक्स चलाओगे उसको तो कुछ ना कुछ हद तक पकड़ लेगी, लेकिन अगर आप 16 से ज़्यादा 1 सेकंड में पिक्स हमारे सामने आँख के सामने करोगे ना, तो उसको लगेगा कि ये क्या है कि वीडियो चल रही है ना, वो उसको क्या करेगी, हमारी आँख है 16 से ज़्यादा जो पिक्स अगर 1 सेकंड में चलाई जाती हैं आँख के सामने से, तो वो उसको दोस्तों मतलब कि एक मूवी की तरह देखती है।
ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ फिनोमिना होता है परजिस्टेंस ऑफ विजन, जो कि मूवी प्रोजेक्टर में यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, परजिस्टेंस ऑफ विजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग, जो प्रकाश है वो किस में सबसे तेज गति से चलता है। दोस्तों आपको पता है जो लाइट है वो जो सघन मीडियम है उसमें तो चलती है धीरे, और जो विरल है ना, उसमें चलती है फास्ट, यानी कि रेयर मीडियम में फास्ट चलती है, और जो डेंसर मीडियम होते हैं उनमें स्लो चलती है। डायमंड डेंसर है, ठीक है ना, ये भी डेंसर है, ये भी डेंसर है। एयर दोस्तों डेंसर नहीं है, रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, तो इसमें सबसे तेज चलेगी, और इससे भी तेज चलेगी वैक्यूम में। अगर ऑप्शन में वैक्यूम आ जाए ना तो वैक्यूम में इससे भी ज़्यादा तेज चलेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज, कोई विद्युत परिपथ एक सर्किट है दोस्तों, उसमें क्या है, विद्युत करंट, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह रहा है, यानी उसमें कोई करंट नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे, खुला परिपथ, ये क्लोज्ड बंद परिपथ कहेंगे, हाफ सर्किट आधा आधा परिपथ, ये आइसोलेटेड यानी कि विलगित परिपथ कहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही मतलब कि आपकी जो कंसेप्ट चेक करने वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब स्विच ऑन है उसको बोलते हैं क्लोज्ड, और खुला मतलब है कि स्विच क्या है यहाँ पे ऑफ है। मान लो ये स्विच है, अगर ये खुला है स्विच यानी कि स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा। अगर स्विच को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ऑन कर देंगे तो करंट आएगा। अब इसने कहा करंट नहीं है, करंट नहीं है तो स्विच खुला है, ओपन सर्किट है, तो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्राइमरी कलर्स, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग आपको बताने हैं, यहाँ पे लाल नीला पीला, लाल हरा बैंगनी, पीला हरा नीला, लाल हरा नीला। तो दोस्तों प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं आपको पता होगा, प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड ब्लू येलो, लाल पीला नीला दोस्तों क्या है, प्राइमरी कलर्स होते हैं, बाकी कलर्स इन्हीं से मिक्स होकर बनते हैं, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन है द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितना समय अंतर होता है आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितना होता है समय का अंतर, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, 20 मिनट। तो दोस्तों जो अपेरेंट सनसेट और एक्चुअल सनसेट है उसमें 2 मिनट का अंतर होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है द इंक्रीज इन वोल्टेज इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड रन्स, यानी कि चुंबक के भीतर वोल्टेज बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दौड़ती हैं। अगर हम चुंबक की बात करें, मान लो ये नॉर्थ है साउथ है, बाहर तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था नॉर्थ से साउथ चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं अंदर, चुंबक के अंदर जो फील्ड लाइन होती हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार ओम का नियम क्या बताता है वो आपको बताना है। पहला है रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सर्किट करंट। दोस्तों यहाँ पे ना कुछ ज़्यादातर स्टेटमेंट सही लिखी है, लेकिन आपको वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है यहाँ पे जो कि ओम्स लॉ ने कहा था, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है करंट के इंक्रीज होने से, या फिर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है वोल्टेज के इंक्रीज होने से, वैसे होती है, लेकिन ओम्स लॉ वाला आपको चुनना है। करंट इंक्रीज होगा अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस और करंट दोनों इंक्रीज होगा अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। दोस्तों ओम्स लॉ था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो वोल्टेज है वो विद्युत धारा के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी अगर हम V को इंक्रीज करेंगे तो I भी बढ़ेगा, है ना। वोल्टेज को बढ़ाने से धारा भी बढ़ती है, वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ओम्स लॉ का नियम है। उस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो आई आर आ जाता है, आर यहाँ पे क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है उस वायर की जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 था। 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो एक बार दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए 20 में से आप सबके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। और दोस्तों अगर इसकी आपको PDF चाहिए, इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।